हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। डिड यू नोटिस कि कुछ लोग बिना वजह आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट कर देते हैं। कुछ लोग बिना वजह अटेंशन चाहते होते हैं और कुछ लोग हर बार विक्टिम बन जाते हैं। अब हमारे पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें तो लगता है कि ये तो नॉर्मल बिहेवियर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बुक है, इसके ऊपर लिखी गई है, डीप साइकोलॉजी के बाबत एक किताब है। उस किताब का नाम है गेम्स पीपल प्ले। इसके राइटर हैं एरिक बर्न। वो भैया दावा करते हैं कि ये जो है ना बिहेवियर नहीं है आपके, कि कोई अटेंशन चाह रहा है, कोई बेवजह आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट कर रहा है। तो ये सब ना बिहेवियर नहीं है आपके, ये गेम्स हैं जो आप खेलते हैं, अपने फैमिली के साथ खेलते हैं, अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ खेलते हैं, अपनी सोसाइटी में खेलते हैं। और पता सबसे डेंजरस बात क्या है, आप भी इन गेम्स का हिस्सा हो सकते हैं। तो ये सब डिस्कस करने वाला हूँ मैं इस किताब के अंदर, और इस वीडियो के अंदर इस किताब को हम पूरा फिनिश कर देंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसके बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस किताब के बाबत, क्योंकि रिसर्च करने के बाद प्रॉपर और लाइन बाय लाइन स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में मैंने नोट्स बनाए जो कि मैं इस किताब के बाबत आपको डिस्कस करने वाला हूँ। हम 3 तरह के गेम्स को समझेंगे। एक गेम तो वो जो नॉर्मल होते हैं, एक थोड़ा डीप लेवल के गेम होते हैं जो आप खेलते हैं, सोसाइटी आपके साथ खेलती है, और तीसरे वो बहुत ही एडवांस गेम होते हैं। तो इन सभी गेम्स को हम ब्रेक डाउन करेंगे। बेनिफिट बता देता हूँ आपको। बेनिफिट ये होगा कि आप इन गेम्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देंगे, आप किसी ट्रैप में नहीं फंसेंगे, और कुछ हद तक आप मैनिपुलेशन होता है ना इंसानों का, उससे भी आप दूर हो जाएंगे। तो एक हिसाब से तो ये बुक ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बुक की एक्सप्लेनेशन करने से पहले इसके टाइटल के बाबत थोड़ा जान लेना ज़रूरी है। इस किताब का टाइटल है गेम्स पीपल प्ले। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये गेम्स क्या हैं, क्योंकि हमने गेम्स के बाबत तो बात कर दी है, तो गेम्स को जानना भी ज़रूरी है। गेम्स जो होते हैं ये नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं होते हैं। 2 तरह के कन्वर्सेशन है, इस किताब के राइटर ने कहा है। एक कन्वर्सेशन होती है सोशली, यानी कि लोग स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करते हैं, उसमें कोई इंटेंशन नहीं होता है। दूसरे तरह की कन्वर्सेशन होती है साइकोलॉजिकली। लोग इसको खेलते हैं हिडन मोटिव्स, उनका एक हिडन मोटिव होता है। वो खेलते हैं इसलिए हैं कि उनको कुछ रिलीज़ करना होता है, उनका एंगर रिलीज़ करना होता है, या वो जो चाहते हैं आपके बारे में बोलना, वो कह देते हैं कि आई एम जस्ट किडिंग विथ यू। लेकिन हो सकता है कि उनका इंटेंशनली ये जो मोटिव वो यही कहने का हो, लेकिन हम इसको पकड़ नहीं पाते और हम सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल बिहेवियर है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल गेम भी हो सकता है। तो ये लोग जो भी करते हैं, और इनके प्रति हम अवेयर होने के बाद, इनको पूरी तरीके से ब्रेक डाउन करने के बाद, इनके प्रति जागरूक होने के बाद, ये जो बिहेवियर होते हैं ना, प्रेडिक्टेबल बिहेवियर होते हैं इंसानों के, जो कि साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है। तो इनको ही इस बुक के राइटर ने गेम्स कहा है। तो 3 तरीके के गेम को हम इस किताब में डिस्कस करने वाले हैं, और अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए, किताब के शुरुआत में ही एरिक बर्न, जो कि इस किताब के राइटर हैं, जो कि इटालियन साइकियाट्रिस्ट थे अपने ज़माने में, वो शुरू में इस बात का हवाला देते हैं कि इंसान के 3 ईगो स्टेट होते हैं। पहला तो होता है कि पेरेंट ईगो स्टेट होता है, दूसरा होता है अडल्ट, और तीसरा होता है चाइल्डिश ईगो। अब ना सबसे शॉकिंग बात यह है कि इन राइटर साहब ने दावा ये किया है कि हमारा जो भी बिहेवियर है ना, इन तीनों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। जैसे कि पेरेंट ईगो, इसके नाम से स्पष्ट है कि पेरेंट्स जो होते हैं शुरू से ना अपने बच्चों के प्रति ऑथोरिटी जमाना चाहते हैं, मतलब ऑथोरिटी की तरह बिहेव करते हैं पेरेंट्स। तो ये जो पेरेंट ईगो होता है ना, वो एक तरीके का पेरेंट्स से लिया है, यानी कि उनसे अडॉप्ट किया गया बिहेवियर होता है। तो जाहिर सी बात है कि उनके बच्चे जो सीखेंगे वो ऑथोरिटी जमाना सीखेंगे लोगों के ऊपर, ऑप्रेस या यूँ कहें सप्रेस, या थोड़े से ऑर्डर तरीके से वो इवॉल्व होते हैं। उनका जो अपब्रिंगिंग होती है वो इसी ईगो स्टेट के बेसिस पे होती है। अब इसको कहा है ईगो स्टेट, पेरेंट ईगो स्टेट। दूसरे पे आते हैं उससे पहले हम अडल्ट ईगो पे आते हैं। अडल्ट ईगो का जो सिस्टम है वो लॉजिकल तो होता है, यानी कि अडल्ट लाइफ में आने के बाद
हम थोड़ा लॉजिकल होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इसको लॉजिकल ईगो स्टेट कहा है। इसमें हम रैशनली सोचते हैं, यानी कि कोई भी कन्वर्सेशन चल रही है तो उसका आउटकम जो हम रिप्लाई में देंगे ना वो अच्छा होता है, वो ज़्यादा बुरा नहीं होता है, तो लोग उससे सेटिस्फाई भी हो जाते हैं। ठीक है, ये है। अब आता है चाइल्डिश ईगो। अब देखिए चाइल्डिश ईगो का ना सिस्टम ये है कि ये इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, और जो भी ये करते हैं वो इमोशनली करते हैं। यानी कि जो भी चीज़ इनके ऊपर आ रही हावी हो रही होती है, लॉजिकली वो उसको रिमूव करने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि जो इनके मुंह में आता है, या यूँ कहें कि वो इवॉल्व ही, यानी कि उनकी अपब्रिंगिंग इस तरीके से हुई है कि वो जवाब देने पे मजबूर हो जाते हैं, जो कि जवाब शायद उनका अच्छा भी नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम जंप करते हैं ट्रांसैक्शन एनालिसिस पे। चलिए अब हम बढ़ते हैं ट्रांसैक्शन एनालिसिस पे। इस नाम के लिए ही जाने जाते हैं एरिक बर्न, जो कि इस किताब के राइटर हैं। अपना चीज़ें धीमे धीमे खुलती जाएंगी। यानी कि कोई भी यानी कि कोई भी इंसान आपसे कोई सवाल करता है ना, मैं ट्रांसैक्शन एनालिसिस की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, कोई भी आपसे सवाल करेगा, कुछ भी सवाल करेगा, अगर उसका रिप्लाई अडल्ट ईगो से निकल के नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि आप गेम के चंगुल में फंस चुके हैं। यानी कि कोई इंसान पूछता है कि तुमने मेरी चाबी कहीं देखी या नहीं देखी है। अगर कोई रैंडमली कोई इंसान पूछ रहा है अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड से, अगर वो चाइल्डिश ईगो का है ना, यानी कि इमोशनली ईगो का है, तो उसका जवाब बड़ा शॉकिंग होता है। और उस जवाब को सुनने के बाद ना वो थोड़ा सा हिल जाता है। वो कहता है कि तुम मुझे हमेशा ब्लेम क्यों करते हो, तुम मुझे ब्लेम क्यों करते हो कि मैं तुम्हारी चाबी को खो देता हूँ। ये चाइल्डिश ईगो का रिप्लाई होता है। लेकिन अडल्ट ईगो का रिप्लाई होता है कि जी हाँ, मैंने देखो वहाँ पे रख रखी है इसको, आप वहाँ पे जाके देख लो चाबी को। तो उनका जो रिप्लाई होता है वो थोड़ा रैशनल होता है, मैच्योर होता है, दूसरे को सेटिस्फाई कर सकता है, ऐसा रिप्लाई उनका होता है। इसलिए आपने देखा होगा ना, जो लोग ऐसा सवाल कर रहे हैं, अच्छा सवाल कर रहे हैं, और जो उनको आंसर्स मिल रहे हैं, अगर वो लॉजिकली ना हो के इमोशनली है ना, चाइल्डिश ईगो के हैं, तो वहाँ कन्वर्सेशन अच्छी नहीं चल पाती है। तो वहाँ पे जो कन्वर्सेशन होती है ना, वो कन्वर्सेशन गैप आ जाता है। और आप कहते नहीं कि यार मैं तो बोर हो रहा हूँ इस इंसान से। क्यों बोर हो रहे हैं आप? कि आपको जो रिप्लाई मिल रहा है ना, वो अडल्ट ईगो से नहीं मिल रहा होता है। अडल्ट ईगो वहाँ होता ही नहीं है, वो गायब हो जाता है। तो जो चाइल्डिश ईगो है, वो इमोशन के बेस पे चल रहा है, वो पूरा इमोशन के बेस पे चल रहा है, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग इस तरीके से भी हुई है। उसकी क्यों हुई है इस तरीके से अपब्रिंगिंग, ये अभी का टॉपिक नहीं है, थोड़ी देर बाद आप इसको समझेंगे। फिर है पेरेंट ईगो, जो कि अथॉरिटी जमा रहा है, वो डोमिनेंस क्रिएट करना चाहता है। ऐसे लोग होते हैं ना आपके फ्रेंड ग्रुप में, आपने देखा होगा। जो देखिए, मैंने जो ऑब्जर्वेशन की है ना ऐसे लोगों के ऊपर, कि जो लोग डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं, उनका ना फ्रेंड ग्रुप, या यूँ कहें कि उनकी कन्वर्सेशन लोगों के बीच में अच्छी नहीं होती हैं। क्योंकि यार कोई इंसान नहीं चाहता है कि कोई हमारे ऊपर हमको कंट्रोल करे, हमें सप्रेस करे, या हमारे ऊपर कुछ ऐसा डोमिनेंस दिखाए जो हमें पसंद ना हो, या हमारे ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करे। जो कि इसके देखो नेगेटिव आउटकम्स भी होते हैं, पॉजिटिव आउटकम्स भी होते हैं। पॉजिटिव ऐसा होता है कि देखो आपका कोई घर पे कोई मेंबर है जो गलत काम कर रहा है, तो एक अच्छा तरीका है कि आप उससे डोमिनेंस दिखाओ और वो काम करने से आप उसको रोको। अब दिक्कत की बात ये हो जाती है कि अगर वो काम उसको अच्छा लग रहा है तो वो करना चाहता है उस काम को, लेकिन अगर वो काम गलत है और आप डोमिनेंस दिखा के उससे वो काम बंद करवाने की कह रहे हैं, तो एट द एंड जो आउटकम होगा ना, वो नेगेटिव होगा उस लड़के की तरफ से। वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो डोमिनेंस के पॉजिटिव तरीका भी होता है डोमिनेंस दिखाने को, नेगेटिव आउटकम्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आउटकम्स भी होते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हैं, हिस्ट्री से ले सकते हैं, कॉन्टेम्पररी लाइफ से ले सकते हैं, हर फील्ड से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसैक्शन एनालिसिस पे आप समझ गए होंगे। यानी कि एक इंसान कोई पूछता है और दूसरा उसका जवाब देता है, यह ट्रांसैक्शन एनालिसिस चलता है। यानी कि ट्रांसैक्शन वे में जो कन्वर्सेशन है वो चलती हैं। आप किसी से सवाल पूछते हैं, दूसरा उसका जवाब देता है। अगर सवाल ऐसा पूछा जाए लॉजिकली और उसका इमोशनली जवाब दिया जाए,
तो कन्वर्सेशन गैप हो जाती है, कन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ पाती है, आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं अपने पार्टनर को। इसलिए ज़रूरी है कि आप लॉजिकली आंसर दें। लेकिन होता उल्टा है, क्योंकि ना इस टाइम पीरियड पे क्या होता है, जब आप कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, अगर आपकी अपब्रिंगिंग चाइल्डिश ईगो से है ना, तो ये जो लॉजिकल ईगो है आपका, वो गायब हो जाता है, छूमंतर हो जाता है लॉजिकल ईगो। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री को पढ़ें तो लॉजिक तो 400-500 साल पहले का खेल है। हमारी इंस्टिक्ट हमें चला रही हैं, बहुत समय से चला रही हैं। वो तो करोड़ों साल पहले से, जब से हमारे पूर्वज एंसेस्टर्स इस पृथ्वी पे मौजूद थे, तभी से हम अपनी इंस्टिक्ट से चल रहे हैं भाई। लॉजिक तो भी 400-500 साल पहले आया है। इसलिए हम कहते हैं कि देखो, गुस्सा नहीं करना चाहिए इंसान को, लेकिन कभी कभार हम ही गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसका कारण क्या है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है, जब हमारे लॉजिक का टेस्ट होता है ना, तो लॉजिक छूमंतर हो जाता है, आसमान में उड़ जाता है, और जो हमारी इंस्टिक्ट है, जिस तरीके से हम अपब्रिंगिंग हुई है हमारी, वो सामने निकल के बाहर आ जाती है, एक्सपोज हो जाती है। वो उसको कोई नहीं रोक सकता, फिर लॉजिक गायब हो जाता है। इसीलिए जो लोग इस बात का हवाला देते हैं कि गुस्सा कंट्रोल करो, गुस्सा कंट्रोल करो, तो वो लोग ही सबसे पहले पाए जाते हैं गुस्सा करने में, आगे होते हैं। क्यों होते हैं कि यार इसकी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। खैर, इस किताब का टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरी लग रहा है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ पे ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ आपके ऊपर उतनी भारी होती है। इफ़ आई से प्लीज़ स्टॉप ट्राइंग टू थिंक अबाउट मंकी नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। सो ये आपके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। वो मंकी का विचार आपके दिमाग से कभी नहीं जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 सेकंड तक मंकी के विचार को मत सोचो, तो ये पॉसिबल है। ये बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, बहुत ही प्रसिद्ध एग्जाम्पल है। अब इसे हमको तो बड़ा नॉर्मल एग्जाम्पल लगता है, लेकिन ये बहुत ही गहरा एग्जाम्पल है। इससे ना हमारी पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाता है कि हम ऐसी चीज़ जिस पे कंट्रोल करना चाहते हैं, ऐसे थॉट जिन पे हम कंट्रोल करना चाहते हैं, वही सबसे पहले हमारे ऊपर हावी होते हैं। हम उनसे कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। अब इसका उपाय भी दिया जाता है, फ़िलॉसफी में उसका उपाय ये दिया जाता है कि जो थॉट्स आ रहे हैं उनको नेचुरली फ़्लो होने दें, उनको बिल्कुल भी रोकने का प्रयास ना करें, तब जाके वो जो है फ़्लो होगा आपका थॉट्स। ठीक है, इसके ऊपर मैं अलग सेपरेट वीडियो लेके आ रहा हूँ, और उस किताब का नाम होने वाला है जैन इन द आर्ट ऑफ द आर्चरी, जिसमें एक राइटर होता है, जो कि इस किताब का राइटर है, वो खुद जापान जाता है, वहाँ पे शिक्षा लेके आता है। तो खैर, ये तो इस वीडियो का पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। तो चलिए इस किताब की एक्सप्लेनेशन को जारी रखते हैं। तो इस तरीके से कन्वर्सेशन चलती हैं। अब ना सवाल ये उठता है कि चल क्यों रही है कन्वर्सेशन, क्या इनको रोकने का कोई तरीका नहीं है? अगर कोई इमोशनली जवाब दे रहा है, तो क्या उसको लॉजिकली बेसिस पे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है? तो उससे पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि ये चलती क्यों है कन्वर्सेशंस। तो बुक के राइटर जवाब देते हैं कि देखिए, इनको ना बचपन से अडॉप्ट कर लिया गया था। जब से आपकी अपब्रिंगिंग हुई थी, तब से इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। अब इसमें एक चाइल्डहुड इन्फ्लुएंस करके कॉन्सेप्ट आता है। अब ये तो खैर बाद का टॉपिक था इसमें, क्योंकि अब इसको अब एक्सप्लेन करना इसको ज़रूरी है, तो मैं इसको अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चाइल्डहुड इन्फ्लुएंस में जैसे कि कोई बच्चा अपने बचपन में क्रिटिसाइज़ किया गया, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं, मतलब एक लेवल पे उसको क्रिटिसाइज़ किया गया है, और उसके आउटकम में वो डिफेंडर बन चुका है। आपने ऐसे बच्चे देखे होंगे ना, जो स्माइल करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं ना, लोगों के साथ घुल मिल के रहते हैं, उनसे बातें करते हैं। ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, उनकी अपब्रिंगिंग थोड़ा इमोशनली हुई होती है। वो क्रिटिसाइज नहीं होते अपनी लाइफ में। उनको जो एनवायरनमेंट मिला होता है, बड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट उनको मिला हुआ होता है। उनके पेरेंट्स बहुत लविंग पेरेंट्स उनको मिले हुए होते हैं, तो वो ज़्यादातर बड़े होंगे, वो इमोशनली बड़े होते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बच्चे जिनको क्रिटिसाइज़ झेलना पड़ा है, जिनको बचपन में थोड़ा सताया गया है, जिनकी सराउंडिंग्स अच्छी नहीं है, तो डिफेंडर टाइप के लिए करते हैं। डिफेंडर टाइप के बच्चे वहाँ से निकलते हैं।
और एक मॉडर्न लाइफ में कॉन्सेप्ट भी चलता है कि लड़कियां बैड बॉयज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। क्यों होती हैं इसका खैर अलग जवाब है, बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, डिफेंडर जो लड़के होते हैं उनसे ज़्यादा लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं रादर देन वो लड़के जो इमोशनली थोड़ा अच्छे हैं, या यूँ कहें कि उनकी अपब्रिंगिंग थोड़े अच्छी हालत में हुई, मतलब अच्छे पेरेंट्स, लविंग पेरेंट्स के साथ हुई है, इस तरीके से कहें। तो खैर ये तो लड़के लड़कियों का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है इस किताब से, बट मोटा मोटा आपको यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत है कि बच्चे का ना चाइल्डहुड बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई बच्चा अपने चाइल्डहुड से ऐसे एनवायरनमेंट में पैदा हुआ है जहाँ उसकी सराउंडिंग्स उसको एक पर्टिकुलर काम के लिए सपोर्ट कर रही हैं, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो लड़का उसी सराउंडिंग से बाहर निकल के आए, यानी कि उस सराउंडिंग को अडॉप्ट कर ले। यानी कि कोई लड़का ऐसे माहौल में पैदा हुआ है, ऐसे परिवार में पैदा हुआ है जहाँ पे उसको पढ़ाई का माहौल मिला है, बुक्स का माहौल मिला, लाइब्रेरी है इसके घर में, तो इसके बड़े चांसेस हैं कि वो बड़ा होकर विद्वान बनेगा। हो सकता है खुद की 3-4 किताबें पब्लिश भी करते वो और फेम वेम कमा ले, नाम कमा ले। तो बच्चे का ना चाइल्डहुड बड़ा मैटर करता है। इसलिए जो सिगमंड फ्रॉड था ना, उसने भी यही कहा था कि बच्चे को अपब्रिंगिंग जो होनी चाहिए ना, वो बहुत ही संभाल के होनी चाहिए। देखिए, हम बच्चे तो पैदा कर देते हैं, बट हम ये नहीं समझ पाते कि देखो, इंसान कितना भी पैसे में अच्छा हो सकता है, उसके पास अच्छे रिसोर्सेस हो सकते हैं, तो बच्चे को ना फिजिकली अच्छा स्वस्थ रख सकता है, बट सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो मेंटली भी उतना ही स्टेबल रहे जितना स्टेबल वो फिजिकली है। जो कि ज़्यादातर लोग ना ये मेंटली बच्चे को अपब्रिंगिंग करने में उसकी वहाँ पे चूक जाते हैं, वहाँ पे हो नहीं पाता है। और इसका कारण ये है कि हमारा कंट्रोल फिजिकली तो होता है लेकिन मेंटली नहीं होता है। तो मेंटली अपब्रिंगिंग जिस लड़के की अच्छी हुई है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बाद में जाके ना सच्चे मायनों में इंसान ही बनता है, जहाँ तक मेरी समझ है। अब ना इस वीडियो के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं इसको इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मुझे इम्पोर्टेंट लगता है और इसको समझने के बाद शायद आपको ये भी इम्पोर्टेंट लगेगा। तो गेम्स पीपल प्ले का राइटर जो कि एरिक बर्न है, इटालियन साइकेट्रिस्ट थे। तो एक मायनों में ऐसा कहा जाता है कि वो सिगमंड फ्रॉड या यूँ कहें कि कार्ल जंग से भी इंस्पायर थे, बट उनकी मोटी मोटी जो उनकी साइकोलॉजी है वो थोड़ी डिस्टिंक्ट है उनसे, वो ज़्यादा उसमें मिली जुली नहीं है, बट थोड़ा सा पार्ट उससे थोड़ा अडॉप्ट किया गया है, जहाँ तक मैंने उनको पढ़ा है। तो ठीक है। अब ना एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि लोग ना टाइम को ऑर्गेनाइज करते हैं। समझो इस बात को। इसमें कॉन्सेप्ट आ रहा है इंटीमेसी का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, और एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है गेम्स का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, अब इसको तीनों को समझते हैं। देखिए, हम टाइम ऑर्गेनाइज करते हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअली ना ये बहुत ही डेंजरस है। क्यों? और तब डेंजरस है जब हमारे पास इंटीमेसी नहीं है। अब इंटीमेसी क्या है इसको भी समझते हैं। देखिए, इंटीमेसी को पहले समझते हैं क्योंकि इसके बाद आपको थोड़ा और आसान होगा। इंटीमेसी जो होती है ना आपकी, वो होती है कि आप जो भी एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने, जो भी स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल जाते हैं, हर चीज़ को स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल जाते हैं, तो आप छुपाते नहीं हैं, आपका कोई हिडन मोटिव नहीं होता है। लेकिन ना इस इंटीमेसी को बरकरार रखना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस इंटीमेसी के साथ चल पाते हैं। वो करना नहीं हो पाता ना, रिजेक्शन का डर होता है। फैमिली मेम्बर ने कुछ भी कह दिया हमसे, हो सकता है कि ऐसा कह दिया जो हमें अच्छा ना लगा हो, तो हम उस पर स्माइल कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? क्योंकि इंटीमेसी जो है ना, खुद को एक्सप्रेस करने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि अपब्रिंगिंग का भी इफेक्ट पड़ता है। वही चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट आ रहा है, चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो एक तरीके से ना मोटा मोटा ये देखें कि इंटीमेसी को एक्सप्रेस करना बड़ा रेयर है।
और जो लोग ऐसे मिलते हैं ना, जो किसी इंसान के मुंह पे कुछ भी बोल देते हैं, जैसे आपने टोनी स्टार्क देखा होगा एवेंजर्स में, वो कुछ भी बोल देता था मुंह पे, किसी भी इंसान के कुछ भी बोल देता था वो। क्यों क्यों ऐसा क्यों था भाई? क्योंकि उसकी इंटीमेसी जो थी, खुद को एक्सप्रेस करने की, हिडन मोटिव्स को ना छुपाने की, वो बड़ी अच्छी थी। इसलिए ज़्यादातर ऑडियंस उसको पसंद करती है। क्योंकि इसका कारण है, क्योंकि हम भी खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट हमें रिजेक्शन का बड़ा डर होता है कि हमने कुछ ऐसा बोल दिया तो उसे बहुत बुरा लगता है, लग सकता है, ये बुरा मान जाएगा, हमसे कभी बात नहीं करेगा, कट्टी कट्टी हो जाएगा, ऐसा हम करते हैं ना। लेकिन टोनी स्टार्क एवेंजर्स में ऐसा नहीं था, उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी अलग थी। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली, जो भी बोल देगा, उसका मन करेगा ना, वो जो भी बोल देता था, हर तरीके से बोल देता था, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इसलिए ऑडियंस उसको लाइक करती है। क्यों? क्योंकि ऑडियंस भी उसके जैसा बनना चाहती है, बट वो नहीं बन पाती है। तो इसलिए हम एक ऐसी पर्सनैलिटी का इंसान देखते हैं जो हमारा ड्रीम पर्सनैलिटी हो, यानी कि जो हम बनना चाहते हैं बट एक्चुअली हम नहीं बन पा रहे हैं। तो हमने टोनी स्टार्क को देख लिया, वो भी हमारी जैसी पर्सनैलिटी का बंदा है, बट ऐसी पर्सनैलिटी का बंदा है जो हमारी पर्सनैलिटी का तो है ही, बट थोड़ा अलग है। क्योंकि हम एक पर्सनैलिटी है वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, टोनी स्टार्क भैया हैं, वो हर एक के सामने उसको एक्सप्रेस कर देते हैं। इसलिए यही कारण है कि टोनी स्टार्क को हम लाइक करते हैं। सो इंटीमेसी का होना बहुत ज़रूरी है। इंटीमेसी नहीं है तो हिडन मोटिव्स पे आप चलते हैं। आपकी स्माइल भी ना एक तरीके से फिर फेक लगने लगती है। आपने जिन जिन लोगों को देखा होगा ना, जो लोग नेचुरल हैं, बहुत नेचुरल हैं, उनकी स्माइल पे ना एक अलग ग्लो होता है। जो हिडन मोटिव्स रखते हैं ना, उनकी स्माइल भी बड़ी फेक सी लगती है, पता नहीं क्या मास्क सा लगता है, ओवर मास्क स्माइल लगती है। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप भी इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। और जो इंसान जितना ज़्यादा नेचुरल रहने की कोशिश करेगा, एक हिसाब में उसको जो भी रिस्पॉन्स मिलेंगे वो भी नेचुरल होंगे। तो एक मायनों में वो डिप्रेस भी नहीं होगा, कोई ज़्यादा स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं लेगा अपने माइंड के ऊपर। तो नेचुरल होना चाहिए। दिस इज़ माई सजेशन फॉर यू। बीइंग नेचुरल इज़ वेरी ग्रेट फॉर यू इफ़ यू वांट टू पीस इन योर लाइफ। सो यू कैन अप्लाई दिस इन योर लाइफ। ठीक है, तो इंटीमेसी बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं, लोग ना टाइम को ऑर्गेनाइज बड़े अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे कि कोई इंसान किसी पार्टी इवेंट में जा रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपने ना खुशी के लिए वहाँ जा रहा है। नहीं, हो सकता है कि उसके फैमिली में कुछ ऐसे घटनाएं हो गई हों जिनसे वो पीछा छुड़वाने के लिए, या उनके विचार उसके दिमाग में आ रहे हैं, तो वो विचार उसके दिमाग में दोबारा ना आए, इसीलिए वो पार्टी में जा सकता है। तो वो वहाँ टाइम ऑर्गेनाइज कर रहा है। मैरिजेस हम करवाते हैं, मैरिजेस होती हैं परिवारों में। तो आपके परिवारों में ना कभी कभी लोग ये कह देते हैं कि यार बहुत समय हो गया, शादी नहीं हुई है परिवार में, मज़ा नहीं आ रहा है। तो जब हम शादी करते हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट मैरिज, बट जब हम शादी करते हैं तो एक तरीके से ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है, और मैं यूँ कहना चाहूँगा कि ऐसे माहौल में हम चले जाते हैं जहाँ पे सब कुछ नया है, जिसकी इमेजिनेशन में हमने 2 साल 3 साल गुजार दिए। मामा जी आप शादी नहीं कर रहे, कब शादी करेंगे, हम बहुत वेट कर रहे हैं आपका। तो मामा जी शादी कर लेते हैं, वो आ जाती है सिचुएशन, 2-4 दिन की आती है, ज़्यादा नहीं आती है, बट वो भी चली जाती है। हमने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है इसको। बट यार क्यों करते हैं ऐसा? एक मायनों में देखें तो हमारी लाइफ भी ऐसी हो सकती है कि हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा भीतर से, तो बाहर से हम अच्छा दिखना चाहते हैं, बाहर से खुश होना चाहते हैं। तो एक मायनों में ये भी हो सकता है। तो उसके बड़े चांसेस हैं। आप बार्स में जाते हैं, कैफ़े में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, ताकि थोड़ा एक्सपोजर मिले आपको, क्योंकि भीतर से हम खाली हैं, भीतर से हमारे अंदर कुछ नहीं है। इसलिए हम भीतर झांकने में बहुत बड़ा घबराते हैं। इसलिए हमारे आध्यात्म ने ना यही हवाला दिया है शुरू से कि जो करो सबसे पहले अपने आप को जान के करो, क्योंकि अपने आप को जान के नहीं करोगे ना तो तुम भटकोगे। अपने आप के अंदर घुसोगे, वहाँ जाके देखोगे वहाँ क्या आवाज़ निकल रही है, वहाँ पे एक रास्ता होगा, अगर आपने हकीकत मायनों में देखा होगा तो। बट हम क्या करते हैं कि अपने अंदर झांकते नहीं हैं, और बाहर बहुत से रास्ते होते हैं, बहुत से रास्ते होते हैं। किस रास्ते को पकड़ें?
पता नहीं किस रास्ते पे चल दी, वो रास्ता उसका आउटकम नेगेटिव हो। इसलिए पहले खुद के अंदर झांकना जरूरी है, जो कि बड़ा मुश्किल है। वह इंटीमेसी का पा रहा है फॉर्मूला, तो इंटीमेसी बड़ी मुश्किल है। हम अलग अलग तरीके से टाइम ऑर्गेनाइज कर लेंगे, वहाँ चले जाएंगे ताकि हम अपने आप से ना मिल पाएँ। तो हर तरीके से ये फ़िलासफ़ी चल रही है, बड़े लेवल पे फ़िलासफ़ी चलती है। अगर आपको इसका पता है तो कुछ हद तक आप इस पे समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग इसके ले सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। चलिए अब हम गेम्स को स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके लाइफ में चल रहे हैं। हर कोई इसको खेल रहा है बट आपको दिखता नहीं है। ये गेम्स ना इस तरीके से खेले जाते हैं। अब मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ फर्दर, वो नॉर्मल गेम्स होगा, फिर हम डीप लेवल पे जाएंगे गेम्स के, जहाँ पे रोमांटिक गेम्स आएंगे, और फिर हम जाएंगे एडवांस, मोर एडवांस गेम पे। ठीक है, अभी हम नॉर्मल गेम से शुरुआत करते हैं कि गेम्स आखिरकार पीपल खेलते कैसे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से मैं कहूँ कि ना ये गेम्स हमारे हर ज़िंदगी में चल रहे हैं, हर हिस्से में चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनका कोई स्पेसिफिक इवेंट होता है कि इस इवेंट पे, इस मुहूर्त पे ये गेम्स खेले जाते हैं, नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये बचपन से अडॉप्ट कर लिए गए थे भाई, बचपन में ही आपने ना इन चीज़ों को जी लिया था, इसलिए हम ये नेचुरल लगते हैं, हटाने का कोई सवाल नहीं है इनको। बचपन से अडॉप्ट की हुई चीज़, अगर कोई इंसान बचपन में ज़्यादा अक्कड़ टाइप का बन गया है ना, तो उसके नॉर्मल लाइफ भी अक्कड़ जैसी लगी, वो नॉर्मल होगा उसके लिए। कोई इमोशनली वीक है तो बचपन से, तो वो अडल्ट लाइफ में भी वीक होगा, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वो उसके लिए नॉर्मल बिहेवियर है, वो ज़्यादा नहीं सोचेगा। अंटिल कि कोई बाहर से एक्सटर्नल एफर्ट आए, आपसे कहे कि मस्कुलिन बनो, मैन बनो, तब जाके थोड़ा डिप्रेस होना शुरू कर देंगे। तो चीज़ें तो वही चलती हैं, नॉर्मल है। गेम्स नॉर्मल लगते हैं हमें, बहुत ज़्यादा नॉर्मल चल रहे हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं नॉर्मल गेम। पहला गेम है, उसके लिए आप इमेजिन करेंगे कि लड़की है, परिवार में उसके साथ कुछ हो गया है, और मान लीजिए कि उसने कोई गलती कर दी है। उसके परिवार वाला उस लड़की के पास आते हैं और उससे पूछते हैं तुमने क्या किया है, ये तुमने उसको समझाते हैं लड़की को कि तुमने गलत कर दिया है ये चीज़। ठीक है, तो लड़की कहती है यस बट। अब बट क्यों लगा दिया कि हाँ मैंने गलती की है, बट क्यों लगा दिया? बट का मतलब है कि आप उस गलती को स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं। तो जब वो लड़की कह रही है कि यस मैंने गलती की है, यस मैं मान रही हूँ कि यस बट, मतलब कि वो लड़की ना अपनी गलतियों को सुधारना नहीं चाहती है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहती है। वो लड़की, लड़का हो लड़की हो, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करना चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं कि उनको अटेंशन मिले। वो अटेंशन वाला आ रहा है ना, शुरू में मैंने बताया था आपको, वो अटेंशन चाहते हैं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहते। कुछ लोग होते हैं जो सॉल्व के मकसद से थोड़ा सा इमोशनली है ना अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। बट जैसे कि ये पर्सनैलिटी आपके सामने मैं बता रहा हूँ अभी, ये पर्सनैलिटी ना, ये जो रूह है उस लड़की की, वो सांत्वना चाहती है, वो कॉन्सोलेशन चाहती है। वो सॉल्यूशन नहीं चाहती है कि आओ मुझे सॉल्यूशन कर दो, ये इसका सॉल्यूशन कर दो, मैं कभी दोबारा इसको नहीं करूँगी। उसने बट लगाया है। अब बट लगाया है ना, तो उसका सॉल्यूशन हो भी नहीं सकता है, क्योंकि उसका मकसद जो था उस सॉल्यूशन को या अपनी गलती को स्वीकार करने को, एक्सेप्ट करने को या प्रायश्चित करने को नहीं था। वो तो सॉल्यूशन, वो तो क्या बोलते हैं उसको, कंसोलेशन चाहती थी, सांत्वना चाहती थी। तो एक गेम चलता है। अब उसका फैमिली मेम्बर तो समझेगा कि यार ये तो लड़की के साथ बड़ा गलत हो रहा है, कुछ करना पड़ेगा, कहीं जाके घुमाना पड़ेगा, इसको कुछ लाना पड़ेगा, चॉकलेट लानी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, फंड ना क्या क्या करना पड़ेगा। बट पता ही नहीं होता है कि ये गेम चल रहा है हमारी लाइफ में, ये लड़की हमारे साथ गेम खेल रही है, लड़का हमारे साथ गेम खेल रहा है। तो राइटर कहता है ना कि अवेयर हो जाओ, इन गेम्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दो, क्योंकि जितना जल्दी आप इनको रिकॉग्नाइज करना शुरू करोगे ना, एक तो आपका टाइम बचेगा, आपके लिए भी ज़रूरी होगा, और उस लड़की के लिए भी वो अच्छा रहेगा। क्योंकि लड़की भी अगर उस गेम को समझ जाएगी तो उसके लिए भी वो अच्छा रहेगा भाई, दोनों के लिए अच्छा, दोनों का टाइम बचेगा, फालतू इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, ओके। अगला गेम इसी नॉर्मल गेम में आ रहा है, और वो आ रहा है कि आई कुड
सक्सीड बट माई फैमिली स्टॉप्स मी। मैं तो सफल हो जाता बट मेरी फैमिली ने मुझे रोक दिया। मैं तो चांद पे चला जाता बट मेरी फैमिली ने मेरी टांग को पकड़ लिया। मतलब यार गड़बड़ कर रहे हो तुम। फैमिली का क्या रोल है इसमें? अगर इतना ही डाउट है तो ऐसे लोगों की बायोग्राफीज पढ़ लो जिनकी फैमिलीज उनके अगेंस्ट थी, लेकिन वो भी तो पहुंच गए माउंट एवरेस्ट की चोटी पे, वहाँ पिनेकल पे वो पहुंच गए ना, तो उनकी बायोग्राफीज पढ़ लो। लेकिन लोग इस चीज़ को ब्लेम करते हैं कि मैं तो ये बन जाता, मैं तो वो बन जाता, उसने सपोर्ट नहीं किया, इसने सपोर्ट नहीं किया, ये फ्रेंड बीच में आ गया, फैमिली बीच में आ गई, मेरा ये टांग पकड़ लिया। नहीं, तुम अपनी गलतियों को छुपाना चाहते हो, अपनी गलतियों को छुपाना चाहते हो, तभी तो तुम इस फैमिली को ब्लेम कर रहे हो, उसको ब्लेम कर रहे हो, उनको ब्लेम कर रहे हो। एक्चुअल में तो तुम एक तरीके से अपनी गलतियों को छुपाना चाहते हो, अपने जो फ्लॉज है ना जो तुमने किए थे पास्ट में, कि यार मैं तो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ बट क्या करूँ, किस्मत साथ नहीं दे रही है। अरे किस्मत का कुछ खेल नहीं है, तुम ही कुछ नहीं कर पा रहे हो। तुम एक्शन कहाँ ले रहे हो? जितना तुम सोच रहे हो उतना एक्शन ले रहे हो। यूट्यूब पे सक्सेस वही होगा सक्सेसफुल जो एक्शन लेगा, सोचेगा नहीं। ज़्यादा एक्शन लेगा, सोचेगा कम। तुमने सोचना ज़्यादा किया, तुमने एक्शन कम लिया, इसलिए तुम्हारा फॉल्ट था। बट नहीं साहब, हम कहेंगे कि ये चीज़ ब्लेम करेंगे हर चीज़ को। तो एक गेम ये चल रहा है, इस गेम को भी सोचना बहुत ज़रूरी है। और जो भी आपके सराउंडिंग्स में इस चीज़ को ब्लेम करता है ना, आप उसको थोड़ा इस किताब के बारे में समझाओ। इस किताब का कॉन्सेप्ट है ना, इसको बारे में समझाओ। ये गेम्स मत खेलो हमारे साथ भाई, तू चले जाए यहाँ से, परे चले जाए। गेम्स मत खेल, जो है स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल। अडल्ट ईगो का इस्तेमाल करें यहाँ पे, बट अडल्ट ईगो तो चला जाता है ना, छूमंतर हो जाता है, वो तो आसमान में उड़ जाता है। अडल्ट ईगो हमारे पास होता ही नहीं है। अडल्ट ईगो होता तो वो रैशनल जवाब देता। वो जो ब्लेम कर रहा था ना अपनी फैमिली को, वो रैशनल जवाब देता। वो कहता है कि यार मेरी ही गलती थी, फैमिली को क्यों दोष दे रहे हो। मानते हैं कि फैमिली की भी गलती हो सकती है, बट यार इंसान के अंदर ना बहुत पोटेंशियल होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, इंसान के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल होता है, बहुत ही खतरनाक पोटेंशियल होता है। कुछ भी इंसान कर सकता है। अब जो भी बीच में उसके हिंड्रांसेस आते हैं, मैं नहीं कह रहा कि वो उसको अल्टीमेटली उसको स्टॉप कर सकते हैं। 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, कुछ समय के लिए वो स्टॉप हो सकता है। बट यार ऐसा थोड़ी ना है कि हमेशा वो स्टॉप हो जाए, अपनी लाइफ को बिल्कुल ही जकड़ ले, बिल्कुल ही रोक दे। ऐसा तो नहीं है। अगर किसी का डेथ हो गई है तो हो सकता है 10-15 दिन ब्रेक लग जाए। अब आप इस डेथ को लेके बैठे हो कि यार मेरी ज़िंदगी में अब संन्यास लूँगा, कुछ रहा नहीं है मेरी ज़िंदगी में, तो ये तो नेगेटिव है ना। आप फिर दोबारा गेम खेल रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाह रहे हो। आपको जो करना चाहिए था उस पर फोकस करने के बजाय आप उस इवेंट को सोचने लगे हो, यार ये नहीं होना चाहिए था, ये तो बहुत गलत हो गया। नहीं, ऐसा मत सोचो। गेम्स को रिकॉग्नाइज करो, इन गेम्स के प्रति ना अवेयर हो आप। जेनजीस इससे रिलेट कर पा रहे होंगे, जेनजी ज़्यादा करते हैं इन चीज़ों को, जेनजीस ज़्यादा कर रहे हैं। और स्पेशली इस चैनल को बनाने का मकसद मेरा यही है, अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक मैं बात कर रहा हूँ, यही है मेरा मकसद है कि जेनजीस को जितना हो सके मैं उतनी नॉलेज दूँ इस बुक के थ्रू। तो मैंने जितनी भी वीडियोस अपलोड की है ना कुछ इतना हिडन मैसेज मैंने देने की कोशिश की है, मैंने पूरी कोशिश की है मैसेज देने के लिए। आप अवेयर हो जाओ, क्योंकि मेरी भी सराउंडिंग्स में, मेरे भी फ्रेंड्स ग्रुप में ऐसे कुछ लोग हैं जो ना पहले बहुत अच्छे थे, अब ऐसे ट्रैप में फंस चुके हैं इस गंदी सोसाइटी के। मैं बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ, बट नहीं भाई, ध्यान नहीं दे रहे, सुन नहीं रहे, बस वो स्क्रॉल, ये पता नहीं कहाँ कहाँ भटके हुए हैं। मैंने कहा ठीक है यार क्या लाइफ चल रही है इनकी। तो मेरा मकसद यही है, आपको जितना हो सके उतना अवेयर करने का। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पे वापस आते हैं। तो 2 तरीके के मैंने आपको गेम बता दिए थे, गेम्स और थे। सभी गेम्स को बताना खैर मेरे लिए अभी इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, बट 2 गेम्स को जानना ज़रूरी है आपके लिए, इनफ है। ज़्यादा गेम जानने के भी कुछ नहीं होता, एक गेम्स को जान लिया इनफ है। ठीक है, सब बात की एक बात वही सीन। अब दूसरे गेम्स पे आते हैं जो कि थोड़े डीप लेवल के गेम होते हैं। ठीक है, डीप लेवल के गेम होते हैं, थोड़े डीप लेवल पे, गहराई में है। अभी जो गेम्स की बात कर रहा हूँ वो तो सुपरफिशियल ही हैं,
वो तो हर रोज़ होते हैं, ये गेम्स भी रोज़ हो रहे हैं, बट ये ज़्यादा डीप है, इनको ना समझना बहुत ज़रूरी है। और डीप इन द सेंस कि ये चीज़ें ना आपको बहुत लॉन्ग टर्म तक इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। और कैसे हैं, चलो समझते हैं। जैसे आपकी सोसाइटी में, आपकी फैमिली में लोग बहुत डिबेट कर रहे हैं कि यार ये तो गलत हो रहा है सोसाइटी में, अरे ईश्वर था तो दिखा क्यों नहीं, अरे मंदिरों में तो गलत हो रहा है, ये पंडित लोग ये तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और धर्मों का हवाला देंगे, ये धर्म बेकार, वो धर्म बेकार, है ना, अलग अलग चलता है उनका। तो अल्टीमेटली वो क्या करना चाह रहे हैं, इस किताब के अकॉर्डिंग वो क्या करना चाह रहे हैं, अपने एंगर को ना बाहर निकालना चाह रहे हैं, किसी भी तरीके से बाहर निकाल दें अपने एंगर को। कुछ ऐसा करें जिससे हमारे नीचे दबी हुई ना वो आग है ना वो बाहर निकल जाए। होगा कुछ नहीं, वो डिबेट तो करेंगे बहुत अच्छी वाली, अब इससे क्या होगा, नेगेटिविटी फैलाएंगे बहुत ज़्यादा, और दूसरा भी नेगेटिविटी फैलाएगा ना तो बॉन्ड बनेंगे। इंसानों को यही तो काम है, बॉन्ड बनाते हैं, उससे दोस्ती कर ली, इससे दोस्ती कर ली, तभी तो इंसानों ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। चिंपैंजीज की तरह थोड़ी ना है कि 150 के ग्रुप में रहेंगे भाई साहब, 150 से एक भी ज़्यादा हुआ तो लड़ाई झगड़ा कर देंगे, कबीले बढ़ जाएंगे, नहीं, इंसान बॉन्ड बनाता है। इसलिए उसने इतनी बड़ी जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन, उसको स्टैब्लिश किया है। वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं। एक इंसान ने कोई नेगेटिविटी फैलाई कुछ भी कह के, और दूसरे इंसान ने भी नेगेटिविटी फैला दी, तो दोनों के विचार मिल गए। हम कहते हैं ना कि जिनकी दोस्ती अच्छी होती है उनके विचार मिल जाते हैं, तो उनके विचार मिल गए। अब विचार मिल गए तो डिबेट तो भूल गए वो कि डिबेट हम कुछ क्या कर रहे थे पता नहीं। अब वो दोस्त बन गया, उनकी दोस्ती हो गई, फ्रेंडशिप हो गई। तो ये सब चल रहा है। अल्टीमेटली डिबेट का कंक्लूजन क्या निकला, ग्राउंड लेवल पे कोई चेंज आया नहीं आया। बट डिबेट करना ज़रूरी है, मैं नहीं कह रहा कि डिबेट मत किया करो, बट हर रोज़ डिबेट कर रहे हो, ग्राउंड लेवल पे कुछ आप चेंज नहीं कर रहे, तो डिबेट मत करो, क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब पढ़ी हो आपने, 48 लॉज, उसमें कहा गया है कि डिबेट पे ज़्यादा ध्यान मत दो, एक्चुअल में वो चीज़ करके दिखाओ जो चीज़ तुम डिबेट करने जाने वाले थे, उस चीज़ के बारे में पहले वो चीज़ करो, तब डिबेट करो। और डिबेट करोगे, वो चीज़ नहीं करोगे, एक्शन नहीं लोगे, तो क्या फ़ायदा, तो क्या फ़ायदा। मैं कहूँगा मैं ऐसे रोटी बनाऊंगा, मैं ऐसे सब्जी बनाऊंगा, मैं ऐसे खाना बनाऊंगा, इस तरीके के मसालों का प्रयोग करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, पंगत भूखी बैठी है, खाना बना नहीं रहे, डिबेट करे जा रहे हैं। एक्शन लो, पहले खाना बनाओ, लोगों को खिलाओ, पेट भरो उनका, फिर तब कहो कि मैंने ये मसाला डाला, ये करा, वो करा। शुरू में क्या करो, डिबेट करके क्या फ़ायदा है, एक्शन नहीं लोगे तो ये चीज़ है। डिबेट का भी हिडन मोटिव चल रहा है, डीप लेवल के गेम चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप लेवल के गेम चल रहे हैं, हर जगह चल रहे हैं ये चीज़। अब रोमांटिक गेम्स पे लौटते हैं, क्या रोमांटिक गेम्स के बाबत विचार करते हैं। देखिए, रोमांटिक में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आता है लव का, ठीक है। लव में ये है कि एक पार्टनर है, आज की मॉडर्न लाइफ की बात करें तो एक पार्टनर होता है, एक दूसरा पार्टनर होता है, ज़्यादातर एक लड़का है, एक लड़की है, ये उनकी लव रिलेशनशिप होती है। उसमें ये बात करते हैं, अपनी लाइफ को जीते हैं। बट अगर ये रिलेशनशिप गेम्स के बाबत चल रही है ना, तो उस रिलेशनशिप में पता क्या होगा, लव नहीं होगा। इंस्टेड ऑफ लव दे वांट टू मैनिपुलेट दियर पार्टनर, उस पर ना ऑर्डर दिखाएंगे, उनके इमोशन को मैनिपुलेट करना चाहेंगे कि मैंने ना इस पार्टनर को बना लिया है, देखो मैंने ना ये बंदी पटा ली, मैंने ये बंदा पटा लिया, क्यों, अपना डोमिनेंस दिखाएंगे, प्यार नहीं करेंगे। हाँ, सोसाइटी में यही तो हो रहा है। जिस इंसान के पास एक गर्लफ्रेंड है, जीएफ है या बीएफ है, एक उसकी प्रेज है, खासकर एज्ड लोगों के बीच में तो नहीं होगी, लेकिन फ्रेंड सर्कल में उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन हो जाती है कि देखो ये असली मर्द है, ये बंदा मर्द है। मर्द भले ही कुछ ना हो, बट एक चीज़ हवा बना लिया, टैबू बना लिया है कि ये चीज़ होगी उनके पास तो मर्द बन जाएंगे। तो मर्द की डेफिनेशन बड़ी अलग होती है, ये नहीं होता है, बट टैबू बना लिया है। क्यों? अब तुमने लव के विचार से ना उस पार्टनर को नहीं लिया, तुमने लिया कि मेरी रेपुटेशन बढ़ जाए,
डोमिनेंस बढ़ जाए मेरे फ्रेंड ग्रुप में। और जैसे मैंने पहले कहा कि जो इंसान डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करता है ना जितने भी फ्रेंड्स ग्रुप में, इट्स माई ऑब्जर्वेशन, इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, बट जो इंसान डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करता है ना जितने भी फ्रेंड्स ग्रुप में, वो बड़ा अकेला होता है, क्योंकि वो फिर ना विचारों को शेयर नहीं कर पाता यार। जो इंसान जितना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करेगा वो दूसरों के विचारों को थोड़ी सुनेगा, तो वो कट जाता है फ्रेंड्स ग्रुप से। वो फ्रेंड ग्रुप में भी होता है बट वहाँ से कटा कटा होता है थोड़ा सा, लोग बात करना पसंद नहीं करते, ये चीज़ चल जाती है उसके पास। तो डोमिनेंस के भी दो आउटकम्स निकलते हैं, तो पॉजिटिव वाला डोमिनेंस होता है, नेगेटिव वाला डोमिनेंस होता है। आप किस तरीके से लोगों को डोमिनेट कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव वे में हो रहा है, नेगेटिव वे में हो रहा है। आप वास्तव में अपने मित्र को किसी ट्रैप से बाहर निकालना चाहते हैं, उसको शिक्षा देना चाहते हैं, तो वो चीज़ उसके लिए कड़वी होगी। आपको वहाँ डोमिनेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है, वो करनी चाहिए आपको। ठीक है, तो रोमांटिक लव को समझना ज़रूरी है, और शायद ये रोमांटिक लव नहीं होगा, ये डोमिनेंस लव हो सकता है। डोमिनेंस लव इन द सेंस कि प्यार नहीं होगा वहाँ पे सिर्फ रेपुटेशन की बात होगी, ये मर्द बन गया, ये मर्दान की बन गई, तो रेपुटेशन की बात है सिर्फ, और कुछ नहीं है। वहाँ पे हो सकता है कि लोग टेस्ट करने के लिए रिलेशनशिप्स में आते हों कि मैं तो देखो इस तरीके ना उस लड़की को मैनिपुलेट करके रखूँगा अपनी ज़िंदगी में। कोई इंसान नहीं कर सकता, दूसरे लड़के तो पागल हैं, चूतियाँ हैं, सॉरी पागल हैं। अब हम देखिए, हम रिलेशनशिप में आएंगे, हम कंट्रोल करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप जो हो वो लव के बेसिस पे हो, वो डोमिनेंस के बेसिस पे भी हो सकती है, वहाँ गेम्स भी चल सकते हैं। तो इस तरीके से, ठीक है। अब चूंकि मैंने मैरिज का कॉन्सेप्ट आपको पहले बता दिया है कि मैरिज भी क्यों करते हैं लोग, अब खैर मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको पहले कर दिया है। मैरिज देखिए इसलिए चल रही है ताकि लोग ना, ज़्यादातर मैरिज की मैं बात कर रहा हूँ कि मैं बहुत सुनता हूँ, मैंने तो खैर सुनी थी खबर कि एक ऑटो रिक्शा वाला बड़ा मेहनत कर रहा है सिर्फ एक मोटिव के लिए कि उसको ना अपनी बेटी की शादी करनी है। हमको तो सुनने में बड़ा आसान लग सकता है, बट एक तो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, एक तो वो अपने आप को ना झूठी दिलासा दे रहा है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। एट द एंड उसका मोटिव यही है कि वो सोसाइटी में ना अपनी फेम मजबूत करे, सोसाइटी को दिखाए कि मैंने एक्चुअली अपनी लड़की के लिए क्या किया है, अपना सेक्रीफाइस दिखाए। बट गेम्स कर रहा है वो भी गेम खेल रहा है एक तरीके का, वो भी टाइम वेस्ट कर रहा है, वो भी गेम खेल रहा है एक तरीके का। अब हम इसको समझ नहीं पाते, वो इसको समझ नहीं पाता, हम उसको समझा नहीं पाते, वो समझ नहीं पाता। अगर आपने गेम्स को समझा होता, अवेयर हुए होते हैं आप, तो थोड़ा समझाते उसको, ऑटो रिक्शा वाले को, बेटा मतलब ये काम मत करो आप, अच्छा नहीं है। बट वो समझेगा नहीं, ना वो गेम्स के बाबत जानता है, ना हम गेम्स के बाबत जानते हैं। अगर ये हुआ तो फिर ये इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी पूरे देश की। लोग अलग ही तरीके से फेम की डेफिनेशन क्रिएट कर देंगे, सक्सेस की डेफिनेशन क्रिएट कर देंगे। अगर गेम्स को नहीं समझ पाए तो बड़े लेवल पे हो रहा है ये, रिच पुअर बड़े लेवल पे हो रहा है, और कहीं भी जाके देख लें बड़े लेवल पे चीज़ चल रही हैं, बट हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। तो चलिए एक कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे बढ़ते हैं जो कि इस डीप लेवल पे ही है, ठीक है, फिर हम एडवांस लेवल के गेम्स पे आएंगे। एक लड़का है, अब मैं बात कर रहा हूँ चाइल्डहुड इन्फ्लुएंस की, जो रिलेशनशिप में अक्सर हो जाता है, यानी कि जो लड़का अपने बचपन में जिस तरीके से उसकी अपब्रिंगिंग हुई होगी ना, तो वो रिलेशनशिप को बाद में जाके इफेक्ट करेगा। और आपको ये चूज़ करना है कि आपकी कौन सी पर्सनैलिटी इससे मैच होकर आ रही है। हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी उसमें ना हो, और हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी उसमें से निकल के आ जाए। मेनली मैं 2 पर्सनैलिटीज़ की बात करूँगा इसमें। आप पैदा हुए और आपकी अपब्रिंगिंग हुई जहाँ पे आपको क्रिटिसाइज़ किया गया, बड़े चांसेस हैं कि आप डिफेंडर निकल के आएंगे, आप थोड़ा सा वो मस्कुलिन टाइप के निकल के आएंगे, क्योंकि आपने दुनिया को शुरू में देख लिया। क्योंकि प्लेटो का कोट याद है ना आपको, प्लेटो ने कहा था कि दुनिया को देखना है ना तो सब कुछ देखना पड़ेगा, अन्याय, न्याय, जस्टिस, अनजस्टिस, जेल, अच्छे लोग, बुरे लोग, गंदी चीज़ें, बुरी चीज़ें, गाली गलौज, हंसी मजाक, सब कुछ देखना पड़ेगा। दुनिया को देखना, सब कुछ देखना पड़ेगा। आप एक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दुनिया से कि अच्छी दुनिया होगी तो अच्छी होगी, नहीं।
नेचर भी बड़ा अलग है। नेचर ऑन वर्क पे किताब लिखी गई, ऐसा कहते हैं कि नेचर हमेशा सही नहीं चलता है, अस्त व्यस्त कर देता है। जैसे कि आप इमेजिन करें कि अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक बात कर रहा हूँ, फिर इस पे लौटेंगे मैं। जैसे कि कोई इंसान कोई लड़का बीच पे समुद्र के किनारे ऐसे मिट्टी लगा रहा है, मिट्टी डाल रहा है, तो एक तरीके से वो मिट्टी एक बार सपाट होगी, फिर और डालेगा और डालेगा, फिर वो त्रिभुज सी बनना शुरू हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि एक कण भी उसके ऊपर गिराना तो वो पूरी ढह जाएगी। और ये भी नेचर में चलता है। हम कहते हैं कि भाई डायनासोर मर गए, बहुत हवा मच गया कि यार आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर्स की एंस एक्सटिंक्ट हो गए। बिल्कुल नहीं, उससे पहले जाके देखें तो और भी जानवर एक्सटिंक्ट हुए थे। तो डायनासोर का एक्सटिंक्ट होना ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती रही हैं। हो सकता है कि होमोसेपियंस हम भी एक्सटिंक्ट हो जाएं एक समय के बाद, और आजकल तो खैर इसके बड़े चांसेस लग रहे हैं। तो एक बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चाइल्डहुड इन्फ्लुएंस जो होता है ना इंसान के ऊपर, वो बड़ा डिपेंड करता है कि उसकी रिलेशनशिप किस तरीके से फॉर्म होगी। डिफेंडर की मैंने चाइल्डहुड की बात की, और दूसरा टाइप का आता है जो लड़का एक ऐसे माहौल में पला बड़ा है कि अगर वो कुछ रो गया तो उसके फैमिली मेम्बर आएंगे, उसको मनाएंगे कि बेटा देखो फ़ोन देख ले, आजकल तो चल रहा है, हमारे गांव में तो यही चलता है, लड़का जो भी रोता है उसको फ़ोन दे देते हैं। मैं कहता हूँ क्या कर रहे हो लड़के के साथ, मारोगे इसको, पता नहीं क्या करोगे, फ़ोन दे रहे हैं। अब एक तरीके से ना वो लड़का अपने इमोशंस को भी नहीं समझ पा रहा है। लड़का अपने इमोशंस को समझे उससे पहले तो हम उसको कोई और चीज़ पकड़ा देते हैं, फ़ोन पकड़ा देते हैं, कुछ और खिलौने पकड़ा देते हैं, वहाँ वहाँ करने लग जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं। बेटा बिल्ली आ जाएगी, देखो हाबू वगैरह आ जाएगा, ये खा जाएगा तुम्हें। तो इमोशंस को भी जीने दो बच्चों को। अगर बच्चा रो रहा है तो थोड़ा उसको समझने दो कि रोना होता क्या है, उसको इमोशन समझने दो एक तरीके से। तो इमोशन जब वो समझेगा ना, थोड़ा उसके प्रति भी वो ना फिर इमोशनली तो होगा वो, बट इमोशनली वीक नहीं बनेगा। इमोशनली तो बनेगा बट इमोशनली वीक नहीं बनेगा, क्योंकि अगर कोई इंसान इमोशनली भी नहीं है तो वो इंसान किस बात का है, पत्थर है फिर वो। तो एक बार उसको जीने दो, उसको जो भी इमोशन वो फील कर रहा है। तो ऐसी पर्सनैलिटी का बच्चा जो बचपन में उसने जो भी किया, इमोशनली रोया, हम उसके पास गए, इमोशन जीने नहीं दिया उसको, इमोशन को महसूस नहीं करने दिया, तो इसके बड़े ज़्यादा चांसेस हैं कि वो लड़का बड़ा होके इमोशनली वीक बनेगा। जो कि हमने बात की थी ना, इमोशनल ईगो, चाइल्डिश ईगो, तो वो बनेगा, वहीं इमोशनली बनेगा लड़का, जिसके बड़े चांसेस हैं। और ये ज़्यादा जाके ना रिलेशनशिप को इफेक्ट करते हैं। चाइल्डिश ईगो जाएगा रिलेशनशिप में, वो वहाँ पे अलग आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट कर देगा, ट्रांसैक्शन एनालिसिस में वो उसकी पता नहीं क्या कर देगा, ऊपर नीचे कर देगा उसको, तो कन्वर्सेशन अच्छी नहीं चल पाएंगी। तो राइटर कह रहा है कि एक सॉल्यूशन इसका ये है कि अडल्ट ईगो का इस्तेमाल करना शुरू कर दो, बट प्रॉब्लम दोबारा क्रिएट हो गई। अडल्ट ईगो छूमंतर हो जाती है जब हम ऐसी कन्वर्सेशन में चालू होते हैं जहाँ पे एक चाइल्डिश ईगो होता है और एक पेरेंट ईगो होता है। तो लॉजिकल यानी कि अडल्ट ईगो लेके चलना बड़ा ज़रूरी है, बशर्ते कि वो छुमंतर ना हो आसमान में, ठीक है। अगला है, अब ना एक मेन कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ मैं, जो कि मेन कॉन्सेप्ट मैंने इसको समझा है इसलिए। अब देखिए साइकिल चल रही है एक तरीके से, ये गेम्स की ना एक साइकिल चल रही है। अब इस साइकिल को ब्रेक करना बड़ा मुश्किल है, इस बुक का राइटर कह रहा है। अब आपको पता चलेगा ना कि जो दारू पीने वाले, शराब पीने वाले लोग होते हैं ना, हम सोचते हैं कि यार ये तो बड़ा क्या इंसान है यार, मतलब क्या लाइफ है इसकी, बेचारा। हमको क्या पता कि तो गेम खेल रहा है हमारे साथ। हमारे गांव में एक शब्द है इसका, दारू पीना। दारू पीना बोलते हैं, हमारे पता नहीं वोकेबुलरीज ऊपर नीचे हो जाती है गांव में, तो वहाँ बोलते हैं दारू पीना उसको। दारू पीना इंसान है, तो दारू पीता है, शराब पीता है, बियर पीता है। तो आपको कैसा लगेगा ये जान के कि मैं आपसे कहूँ कि ये भी गेम खेल रहा है भाई। जो इंसान शराब पी रहा है वो अपने गम को भुलाने के लिए शराब पी रहा है। बहुत से शराब पीते हैं कि भैया मैं शराब पीऊँगा, ये करूँगा, थोड़ी अटेंशन तो मिले मुझे, कुछ इन लोगों से अटेंशन तो मिले, भूल जाऊं मैं अपने विचारों को। वो शराब इसलिए नहीं पी रहा है कि उसको मजा आ रहा है शराब पीने में, वो शराब इसलिए पी रहा है कि कहीं वो उसको ना खुद से पाला ना पड़ जाए, खुद से पाला ना पड़ जाए उसको, इसलिए वो शराब पी रहा है। शराब पीने का और क्या मकसद हो सकता है उसका? उसको मजा आता शराब पीने में? नहीं आता।
अगर शराब पीने के बाद इंसान का मूड सही होता ना, नशा नहीं होता उसको, तो वो शराब भी नहीं पीता। नशा होने में क्या होता है, इंसान की जो ग्रंथियाँ होती है ना, सब जहर छोड़ देती हैं। ये मैं नहीं कह रहा, साइंस कह रही है, सब जहर छोड़ देती हैं, सब कुछ भूल जाता है एक तरीके से, एनेस्थेसिया दे दिया जाता है ना इंसान को, वो सब सेम चीज़ हो जाती है उसके साथ, वही सेम चीज़ चल जाती है उसके साथ। तो एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि फिर 3 तरीके के लोग निकल के आते हैं। वो जो शराब पीने वाला है ना, आप इमेजिन करें कि उसके सामने 3 लोग खड़े हो चुके हैं। एक तो उसमें से है प्रोसिक्यूटर, जो कि उसकी आलोचना करेगा, उसको क्रिटिसाइज करेगा भर भर के कि क्यों दारू पी रहा है, क्यों कर रहा है ये सब, उसको वो क्रिटिसाइज करेगा शराब पीने वाले को। फिर दूसरा आएगा, और वो दूसरा है, उसका नाम है रेस्क्यूअर। रेस्क्यूअर का मतलब है जो उसकी हेल्प करेगा, ठीक है, कि यार शराब मत पिया कर। हो सकता है वो उसका क्लोज रिलेटिव हो, या रैंडम लोग भी हो। रैंडम हो तो बहुत अच्छा है, ऐसे रैंडम सब लोग होने चाहिए। तो रैंडम वो जो रेस्क्यूअर है वो उसकी मदद कर सकता है, एक प्रोसिक्यूटर है जो उसकी आलोचना कर रहा है, और तीसरा विक्टिम है, वो खुद है। अब दिक्कत ये है कि कभी कभार ना प्रोसिक्यूटर जो होता है, यानी कि जो उसकी आलोचना कर रहा है, वो कभी कभी खुद ही विक्टिम बन जाता है, वो भी दारू पीने लग जाता है। वो जो उसकी आलोचना कर रहा है, कभी कभी ऐसा होता है, तो वो भी ये गेम्स को नहीं समझ पाता। और कभी कभी अपना रेस्क्यूअर जो होता है वो प्रोसिक्यूटर बन जाता है, वो उसकी आलोचना करने लग जाता है। अब ये जो गेम है ना, साइकिल, ये साइकिल चल रहा है एक तरीके का। इस टायर है, इस टायर के अंदर रिंग्स हैं, उस रिंग्स में सब प्रोसिक्यूटर, रेस्क्यूअर, ये विक्टिम सब कुछ फंसे हुए हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे। कुएं के मेंढक हैं अपने लॉजिकल थिंकिंग में। क्रिटिकल एनालिसिस करके देखें तो सब लोग एक ही चीज़ में फंसे हुए हैं, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। एरिक बर्न इस बात को जोर देके कह रहा है कि वी नीड टू ब्रेक दिस साइकिल, देयरफॉर वी कैन एक्सपेंड अवर लाइफ थॉरोली। तो हम नहीं समझ पाते उसको, हम तो उस साइकिल को ब्रेक क्यों करना चाहेंगे। चलिए बढ़ते हैं एडवांस गेम्स की तरफ, जो कि इसका लास्ट टॉपिक है इस किताब का। एडवांस गेम में ये होता है, मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा, क्योंकि ज़्यादा एग्जांपल देने से कोई फ़ायदा नहीं है, 100 बात की एक बात ही निकल के आएगी दोबारा। कोई लड़की या लड़का कह सकता है कि ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। ये डायलॉग आपने फिल्मों में सुना होगा, सीरियल्स में सुना होगा, वेब सीरीज़ में सुना होगा, जहाँ जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप चीज़ों को देखते हैं वहाँ सुना होगा कि ये हमेशा ही मेरे साथ क्यों होता है। कभी कभी आपने सुना होगा, और हो सकता है कि आप भी इसको कहते हों, हो सकता है कि आप भी इस गेम का हिस्सा हो। तो ऐसे लोग भी गेम्स खेलते हैं, बड़े लेवल पे गेम खेलते हैं। अब राइटर कह रहा है कि ये गलत है, क्योंकि ना एक दफ़ा तो वो कह रहे हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, बट इसके बड़े चांसेस हैं कि वो अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहा है। वो उसका जो फॉल्ट है ना अपना, वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। अब इसको एडवांस इसलिए कहा, एक दफ़ा तो मैंने भी सोचा कि इसको एडवांस क्यों कहा, इसमें एडवांस की क्या बात है, ऐसा तो हर कोई करता है। बट ये डीपर से भी, नॉर्मल से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली ना जो खतरा है वो इंडिविजुअल को है। और इंडिविजुअल का मतलब, अगर 808 बिलियन पॉपुलेशन है इस इंडिया के अंदर, सॉरी इस वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के अंदर नहीं, तो हर इंसान इंडिविजुअलिटी से ही तो ये पूरी 800 बिलियन पॉपुलेशन बनी, 8 बिलियन पॉपुलेशन बनी है। तो इंडिविजुअलिटी को लेके चलना बड़ा ज़रूरी है। अब आप अपनी गलतियों को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, अपने खुद के फॉल्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तो इसके बड़े चांसेस हैं कि आप फिर लाइफ में ना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि खुद की गलतियों से सीखना ही इंसान को ना कुछ मायनों में बहुत अच्छे हद तक या बहुत अच्छी सराउंडिंग्स में लीड कर सकता है। बट खुद की गलतियों को रिकॉग्नाइज करना बड़ा ज़रूरी होता है। देखिए, सुनने में ना बड़ा नॉर्मल सा लगता है कि खुद की गलतियों को रिकॉग्नाइज करो, हमें बड़ा अच्छा लग सकता है सुनने में, बट ये चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ें बहुत इम्पैक्टफुल होती हैं। मैं खुद की मैं अपनी बात बताऊं, मैं जब 15-16 साल का था, मैं 20 साल का हूं, तो जब मैं 15-16 साल का था ना, तब मैं ऐसी चीज़ों को बड़ा नॉर्मल समझता था। यार ये क्या चीज़ें हैं, कोई बड़ी मुसीबत आएगी तब देखेंगे बड़ी मुसीबत को, बड़ी मुसीबत तो कुछ कर सकती है हमारा, ये छोटी छोटी चीज़ें क्या कर सकती हैं, खुद की गलतियों को रिकॉग्नाइज करो। अरे कान भर के सुनते सुनते
बट छोटी गलतियाँ ही ना, छोटी गलतियाँ ही आपकी लाइफ को बड़ा बड़ा ऊपर नीचे अनइवन पाथ में ले जा सकती हैं। तो इनको समझना बड़ा ज़रूरी है, इनको रिकॉग्नाइज़ करना ज़रूरी है। इसी के साथ ये किताब पूरी होती है, और किताब पूरी होती है एक मॉरल एडवाइस भी इस किताब में राइटर देते हैं, और वो कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग देयर ओन रोल, कि ब्लेम करना बंद कर दो सोसाइटी को, अपनी फैमिली को या अपने आप को, और ये समझना शुरू करो कि इसमें आपका क्या रोल था। आप फैमिली को ब्लेम करो उससे पहले ये समझें कि आपका क्या रोल है, अच्छा रोल है या बुरा रोल है। इसको समझने के बाद आप समझेंगे कि आप गेम खेल रहे थे, इन गेम्स के प्रति अवेयर हों, गेम्स को समझें जिससे आपका समय बचे, दूसरे का समय बचे, किसी का टाइम वेस्ट ना हो। समझना ज़रूरी है। ठीक है, यही थी आज की वीडियो। तो मैंने इसमें इस किताब को एक्सप्लेन किया है, कर दिया है। तो कमेंट में बताओ कि आपने इस किताब से क्या सीखा। अच्छी लगी वीडियो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करें, और यहाँ तक आपने अगर एक्चुअल में देखा है तो मैं देखो तहे दिल से ना आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कैसे मैं एक्सप्रेस करूँ आपके लिए चीज़ को, तो तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो। ठीक है, कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी और कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है इसकी कि मैं जैन इन द आर्ट ऑफ द आर्चरी किताब के बाबत एक वीडियो लेके आऊँ, जिसमें एक राइटर होता है, वो जापान जाता है, एक मास्टर होता है, उससे वहाँ वो शिक्षा सीखता है, आर्चरी सीखता है, वो तीरंदाजी सीखता है। बट वो तीरंदाजी नहीं होती है, वो कुछ और ही होता है, जिससे आपको सेल्फ डिसिप्लिन के बाबत लेसन्स मिलेंगे। ठीक है, वो एक स्टोरी फॉर्म में बताऊँगा मैं आपको। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।